नमस्कार, स्वागत है आज आपके आपके अपने ही चैनल मनी मंत्राज पे। और आज हम प्रस्तुत करने के लिए उपस्थित हुए हैं अलवर में खेती की जमीन के ऊपर। साथियों, अलवर में खेती की जमीन क्यों लेनी चाहिए और खास तौर पे जिस तहसील के अंदर बात मैं कर रहा हूँ, जिस गांव और कस्बे के अंदर मैं बात करने वाला हूँ, वो एक बेहतरीन निवेश के लिए उपयुक्त जगह है। आइए उसी के ऊपर आज का ये विशेष वीडियो समर्पित है कि क्यों आपको हमारे और हमारे टीम के द्वारा दिया जाने वाला किसी खास लोकेशन पे एग्रीकल्चर लैंड या फार्म हाउस में आपको निवेश करना चाहिए। तो दोस्तों, स्वागत है आप सभी साथियों का। अगर आप पहली बार चैनल पे आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल बटन को हिट कर दें, जिससे आगे आने वाला सभी महत्वपूर्ण ऑडियो एवं वीडियो सबसे पहले आपको प्राप्त हो। आइए अपने विषय की तरफ बढ़ते हैं। हम बात करते हैं कठूमर तहसील की। कठूमर तहसील एक बहुत ही चिर परिचित तहसील है पूर्वी अलवर का। अलवर जो राजस्थान में स्थित पूर्वी राजस्थान का सबसे प्रमुख व्यवसायिक केंद्र है। दिल्ली एनसीआर के लगता हुआ क्षेत्र होने के बाद अलवर में बहुत तेजी से विकास हुआ है और उसी अलवर का एक क्षेत्र है कठूमर, जो कठूमर विधानसभा क्षेत्र के नाम से भी जानी जाती है। अब आज के हम वीडियो में बात करेंगे वो 25 प्रमुख बातें, 25 ऐसे बेनिफिट्स जिससे कि आपको हमारे द्वारा बताए गए एरिया में निवेश करना चाहिए, खास तौर पे फार्म हाउस में और एग्रीकल्चर लैंड में। तो दोस्तों, सबसे प्रमुख बात है कठूमर तहसील की 25 प्रमुख बातें जो आपको निवेश के ऊपर ध्यान देने के लिए, निवेश को मजबूती से आपको सहमति प्रदान करने के लिए नितांत आवश्यक है। तो सबसे पहला बेनिफिट है भूमि का प्रकार और गुणवत्ता। साथियों, उपजाऊ मिट्टी है। यहाँ की मिट्टी मुख्यतः दोमट और जलोढ़ मिट्टी की श्रेणी में आती है, जो कि खेती के लिए बहुत ही उपयुक्त मानी जाती है। दूसरा बेनिफिट है दोस्तों भूमि की उर्वरता। मिट्टी के माध्यम से अच्छी उर्वरता होती है, विशेषकर संचित क्षेत्रों में। तीसरा बेनिफिट है दोस्तों कृषि योग्य भूमि की अधिकता। कठूमर तहसील में कृषि योग्य भूमि ज्यादातर भूमि है और ज्यादा उपजाऊ भूमि है। कठूमर तहसील का बड़ा हिस्सा खेती योग्य भूमि मानी जाती है। चौथा बेनिफिट दोस्तों भूमि का स्तर। अधिकतर भूमि समतल है, जिससे सिंचाई और जोताई में सुविधा होती है। आमतौर पे देखा गया है कि कृषि योग्य जो भूमि है वो पथरीली, कंकरीली और बालू और रेतादार होता है। खास तौर पे बीच बीच में पेड़, पहाड़ और ऊबड़ खाबड़ जमीन होने के कारण वहां पे बड़ी आसानी से आप खेती नहीं कर पाएंगे। इस दृष्टिकोण से हमारे द्वारा बताए गए ये जमीन बहुत बेहतरीन है, क्योंकि जमीन समतल है, एक स्थिति में है जहां पे आप बेहतर कृषि उपज ले सकते हैं। बेनिफिट नंबर 5, भूमि का उपयोग। 70% से अधिक भूमि कृषि कार्य के लिए उपयुक्त है, प्रयुक्त है। यानी कि हमारे द्वारा बताए गए एरिया में जो टोटल लैंड है उसमें 70% से ज्यादा लैंड कृषि योग्य है। बाकी के 30% ही ऐसे लैंड है जहां पे गांव, शहर, कस्बा, स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल एवं कॉमर्शियल सर्विसेज अवेलेबल है। अदरवाइज 70% एरिया पे कृषि का कार्य ही होता है। बेनिफिट नंबर 6, सिंचाई व्यवस्था। बावरिया और कुएं। परंपरागत सिंचाई के लिए पुराने कुएं और बावरिया अब भी कई जगहों पे उपयोग होती है, जिससे कि यहाँ पे सिंचाई का खर्चा कम होता है और जमीन में उपज ज्यादा होती है। बेनिफिट नंबर 7, बोरवेल और ट्यूबवेल। भूमिगत जल दोहन के लिए बोरवेल का व्यापक उपयोग होता है। बेनिफिट नंबर 8, नलकूप आधारित सिंचाई। बिजली और डीजल से संचालित नलकूपों से सिंचाई होती है, जिसे कि आप कभी भी और कहीं भी जमीन से पानी निकाल के अपने खेतों को सींच सकते हैं, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा उपज आप ग्रहण कर सकते हैं। बेनिफिट नंबर 9, मानसून पर निर्भरता। वर्षा आधारित खेती अब भी प्रचलित है, विशेषकर गरीब किसानों के बीच, जिनके पास इतना बड़ा संसाधन नहीं है कि वो अपने लिए ट्रैक्टर,
ट्रॉली या पानी की नलकूप एवं मशीन खरीद सकें, तो वहां पे अभी भी हमारे द्वारा बताए गए एरिया में किसान, जो गरीब किसान है, वो अभी भी भगवान के ऊपर आधारित है, बारिश के ऊपर आधारित है, वर्षा ऋतु के ऊपर आधारित है कि बारिश होगी, पानी आएंगी, बूंदे आएंगी, जमीन सींचेगी, खेती होगी और बेहतर फसल होगा। लेकिन इसके बावजूद भी वहां के बहुत सारे अच्छे और बड़े किसान बड़े संपन्न हैं, बड़े प्रसन्न हैं, बड़े प्रसन्न मुद्रा में रहते हैं और उनकी खान पान, रहन सहन, बोली और विचार सर्वश्रेष्ठ है भारतीय सभ्यता, अखंडता, स्थिरता और भव्यता के दृष्टिकोण से। बेनिफिट नंबर 10, सिंचित बनाम असिंचित क्षेत्र। लगभग 60 से 70% क्षेत्र सिंचित है, बाकी मानसून पर निर्भर करता है। बेनिफिट नंबर 11, प्रमुख फसलों और खेती का चक्र। रबी फसलें खासतौर पे गेहूं, चना, सरसों यहाँ की प्रमुख फसलें हैं। अगर खरीफ फसलों की बात करते हैं तो बाजरा, मूंग, उड़द, ग्वार आदि यहाँ की प्रमुख फसलें हैं। सब्जी उत्पादन के क्षेत्र की अगर बात करें तो सीमित रूप से टमाटर, प्याज, मिर्च आदि की भी खेती यहाँ पे बहुत बड़ी मात्रा में की जाती है। फल उत्पादन में कुछ क्षेत्रों में अमरूद, बेर, नींबू की फसलें भी लोग लेने लग गए हैं। बेनिफिट नंबर 16, कृषि तकनीक और साधन। परंपरागत और आधुनिक तरीकों का मिश्रण। हल बैल के साथ साथ में ट्रैक्टर का भी बहुत बड़ी मात्रा में उपयोग होने लग गया है। हमारे द्वारा बताए गए कृषि क्षेत्र में जो निश्चित तौर पे वहां के किसानों को नई जीवन यापन करने में, बेहतर सुख सुविधाएं प्रदान करने में एक प्रमुख योगदान दे रहा है। बेनिफिट नंबर 17, उर्वरक और कीटनाशक। रासायनिक उर्वरकों का उपयोग बढ़ा है, लेकिन कुछ किसान जैविक खेती की ओर बढ़ रहे हैं, जो जैविक खेती की दृष्टिकोण से खास तौर पे जमीन की स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए, खास तौर पे जो कृषि के उपयोग में जो भी धन, अन्न या अनाज की उत्पादन होती है, उसकी क्वालिटी को देखते हुए निश्चित तौर पे वहां के किसान के लिए, राजस्थान, दिल्ली, एनसीआर के किसान के लिए एक प्रमुख केंद्र बन गया है। जैविक केंद्र के रूप में बहुत तेजी से विकसित हो रहा है एरिया। बेनिफिट नंबर 18, बीज गुणवत्ता। HYB बीजों का प्रयोग बढ़ा है, लेकिन कुछ किसान अब भी परंपरागत बीजों पे निर्भर हैं। लेकिन बड़ी तेजी से वहां पे जो बड़े और अच्छे और समझदार किसान हैं, वो HYB बीजों का प्रयोग कर रहे हैं। बेनिफिट नंबर 19, कृषि यंत्रीकरण। ट्रैक्टर, थ्रेशर, सीड ड्रिल आदि का प्रयोग बहुत तेजी से बढ़ रहा है हमारे इस क्षेत्र में। बेनिफिट नंबर 20, कृषि विस्तार सेवाएं। सरकार द्वारा चलाए जा रहे कृषि शिविरों और किसान मेलों में जागरूकता बढ़ी है और यहाँ के लोकल किसान बहुत ही बढ़ चढ़ करके भाग ले रहे हैं, जिससे यहाँ पे किसान का जीवन शैली बहुत तेजी से बेहतर हो रहा है और आगे बढ़ रहा है। बेनिफिट नंबर 21, सामाजिक आर्थिक प्रभाव और चुनौतियां। कृषि पर निर्भरता। 80% से अधिक लोग प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कृषि पर निर्भर हैं। आप इस बात को दो दृष्टिकोण से देख सकते हैं। उस क्षेत्र के कृषक के लिए बेहतर व्यवस्था अगर सरकार, हम आप मिलके करें तो निश्चित तौर पे वहां पे कृषि की उपज बेहतर हो पाएगी और वहां के किसानों का जन कल्याण बेहतर हो पाएगा। बेनिफिट नंबर 22, कृषि आय। भूमि आकार छोटा होने से कृषि आय सीमित है, क्योंकि यहाँ पर छोटे छोटे किसान हैं जिनके पास में 1 बीघा, 2 बीघा, 5 बीघा, 10 बीघा, 25 बीघा का जमीन है। ऐसे किसान बहुत कम हैं जिनके पास में 25 बीघा उससे बड़ा लैंड बैंक हो, और यही प्रमुख कारण है कि छोटे छोटे किसान अपनी किसानी के ऊपर बहुत बेहतरीन ध्यान नहीं देते हैं, जिनसे कि
उनकी उपज और पर बीघा उनका इनकम भी कम हो जाता है। अगर इस तरह से संयुक्त रूप से किसान को मिला करके एक बड़ा विशेष कार्य किया जाए तो निश्चित तौर पे वहां के किसानों के जीवन में अमूल चूक परिवर्तन आएगा, ऐसा मेरा निजी विचार है। मैं इस वीडियो के माध्यम से वहां के अधिकारीगण, सरकारी अधिकारियों से भी निवेदन करूंगा कि आप कृपा करके हमारे इस क्षेत्र के किसान के जीवन यापन बेहतर करने की दिशा में सुचारू कदम उठाएं, जिससे कि यहाँ पे कृषि कार्य में लगे हर किसान का इनकम दिन दुना रात चौगुना की प्रगति करे। बेनिफिट नंबर 22, भूमि का विखंडन। परिवारों में भूमि का विभाजन होने से छोटे खेत होते गए हैं, जिससे कि कृषि कार्य करना आसान नहीं रह गया है। बेनिफिट नंबर 23, भूमि खरीद फरोख्त। कृषि भूमि की कीमतें धीरे धीरे बढ़ रही है और आगे आने वाले समय में इस कृषि भूमि की कीमत एवरेज 12% से लेके 20% के रफ्तार से ईयर ऑन ईयर रिटर्न देने की क्षमता रखती है, खास तौर पे तब जब उस क्षेत्र में 2 लाइन, 4 लाइन और नेशनल हाईवे का विस्तार हो रहा है, जिससे कि वहां पे कमर्शियल एक्टिविटीज बढ़ेगी और आसपास के क्षेत्रों में नए निर्माण, नए विकास के आयाम शुरू किए जाएंगे। दोस्तों, एक प्रमुख घटक है वहां के प्राकृतिक संकट। सूखा, ओलावृष्टि, असमय वर्षा जैसी प्राकृतिक आपदाएं खेती को प्रभावित करती है। अगर आप खेतों की सिंचाई तकनीक, जैविक खेती पर भूमि रिकॉर्ड व्यवस्था के बारे में विस्तार से जानना चाहें तो बताएं। मित्रों, मेरा निवेदन है कि ये वीडियो आपने अगर ध्यान से सुना होगा तो निश्चित तौर पे हमने 25 ऐसे बेनिफिट बताए हैं जो इस क्षेत्र में आपको कृषि कार्य में करने वाले लोगों को बड़ी विस्तार से समझना चाहिए, जानना चाहिए और देखना चाहिए। दोस्तों, इस वीडियो में जो भी विचार बताए गए हैं वो मैंने अपना जो अनुभव किया, जो हमने रिसर्च किया हम और हमारे टीम ने, उसके ऊपर आधारित है। हो सकता है कि कुछ तथ्य इसमें आपको गलत लगा हो, मैं उसके लिए आपको जिम्मेदार नहीं मानता दोस्तों, क्योंकि जो तथ्य हमने वहां पे पाया, जो हम देख रहे हैं, जो हम समझ रहे हैं, उसी के आधार पे वीडियो हम आप तक प्रस्तुत किए हैं। ये वीडियो आपको कैसा लगा, आप अपने विचार हमें इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में जरूर देंगे, जिससे आगे आने वाले समय में हम और हमारी टीम आपके लिए एक और बेहतरीन रिसर्च बेस्ड वीडियो लेके आ सके। तो दोस्तों, ये वीडियो अलवर के कठोमर तहसील के ऊपर आधारित थी। इस वीडियो के ऊपर आप अपने विचार जरूर व्यक्त करें। मेरा निवेदन रहेगा कि अगर आप अलवर वाले क्षेत्र में, अलवर जिले के अंदर में एग्रीकल्चर लैंड और फार्म हाउस में निवेश करना चाहते हैं तो स्क्रीन पे आ रहे नंबर पे कॉल करें, हमसे और हमारे टीम से संपर्क करें। हम आपको बेहतरीन लैंड परचेज करने में, बेहतरीन फार्म हाउस लेने में हर संभव मदद, सहायता एवं जानकारी प्रदान करने के लिए उपयुक्त होंगे। दोस्तों, इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देते हैं और आपसे प्रार्थना करते हैं कि आप अगर हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल बटन को हिट कर दें, जिससे आगे आने वाला सभी महत्वपूर्ण ऑडियो एवं वीडियो सबसे पहले आपको प्राप्त हो। नमस्कार, भारत माता की जय।